Welcome to Pathshala. Today we are going to start a new chapter, Alternating Current, AC. तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे अल्टरनेटिंग सोर्स के बारे में। जैसे मान लिया बैटरी जो होती है वो एक कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स होती है। जैसे कि कोई बैटरी है और उस पर लिखा है E0। इसका मतलब अगर ये आइडियल बैटरी है तो इसके दोनों टर्मिनल के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, E0, और वो टाइम के साथ वेरी नहीं करेगा, वो क्या रहेगा, कांस्टेंट। इससे आप किसी भी सर्किट में अप्लाई करो, ये बैटरी जो आइडियल बैटरी जो होती है वो अपने टर्मिनल के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस रखती है, E0। ठीक। ऑन द अदर हैंड अगर कोई अल्टरनेटिंग सोर्स है तो उसको हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और इस सोर्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट नहीं रहता, वो टाइम के साथ वेरी करता है। और जब वो वेरिएशन साइन या कॉस का फंक्शन होता है, E इज इक्वल टू जब वो E0 या तो साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी या साइन और कॉस का कोई भी लीनियर फंक्शन होता है, जब वो वेरिएशन साइनोसॉइडल होता है तभी हम उस वेरिएशन को कहते हैं अल्टरनेटिंग वोल्टेज सोर्स। और अगर किसी वायर में कोई रेजिस्टेंस या कुछ भी लगा हुआ है, उसमें कोई करंट फ्लो कर रही है और वो करंट भी कांस्टेंट नहीं है, करंट भी साइन या कॉस का फंक्शन है, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी या फिर कॉस ओमेगा टी, तो उस करंट को हम बोलेंगे अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, चैप्टर का जो नाम है वो करंट के नाम पे है, AC अल्टरनेटिंग करंट। ठीक, तो हमने दो चीज़ें देखी, कांस्टेंट वोल्टेज, आइडियल बैटरी जो होती है वो कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स होती है, और वेरिएबल वोल्टेज सोर्स एक स्पेशल टाइप का जो वेरिएबल वोल्टेज सोर्स होता है जिसमें वोल्टेज या फिर करंट साइनोसॉइडली वेरी कर रहे हैं, या साइन का फंक्शन है या कॉस का फंक्शन है या साइन है या कॉस, इन दोनों में से इन दोनों का ही कोई लीनियर कॉम्बिनेशन अगर कुछ इस तरह भी है, E इज इक्वल टू E1 साइन ओमेगा टी प्लस E2 कॉस ओमेगा टी। ठीक, तो भी ये जो EMF है, जो सोर्स है, तो उसको हम बोलेंगे अल्टरनेटिंग सोर्स। ठीक, E1 और E2 क्या होंगे, आपके कांस्टेंट्स होंगे। जैसे यहाँ पे E0 जो है वो कांस्टेंट है, यहाँ पे I0 जो है वो कांस्टेंट है। तो जो करंट और EMF साइन के साथ या कॉस के साथ वेरी करते हैं, तब तभी हम उस सोर्स को क्या कहते हैं, अल्टरनेटिंग सोर्स। तो हम शुरू करते हैं अल्टरनेटिंग करंट से। मान लिया कोई करंट है, किसी वायर में कोई करंट फ्लो हो रही है और वो दी आपको I इज इक्वल टू आई नॉट, सबसे सिंपल साइन ओमेगा टी। तो साइन या कॉस का फंक्शन देखते ही आप कह सकते हो कि जो करंट है वो अल्टरनेटिंग करंट है। ठीक है, तो इसका ग्राफ किस तरह से बनेगा, ये आई नॉट क्या है, ये ओमेगा क्या है, सारी चीजें देखते हैं। तो अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें तो वाई एक्सिस पे रखते हैं करंट और एक्स एक्सिस पे रखते हैं टाइम। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी का ग्राफ है, साइन का ग्राफ है, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक, तो इसमें जो करंट की मैक्सिमम वैल्यू होगी, साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 1, तो जो करंट की मैक्सिमम वैल्यू होगी वो होगी आई नॉट। तो ये जो लिखा होता है यहाँ पे, इसको हम कहते हैं करंट एम्पलीट्यूड। जो करंट की मैक्सिमम वैल्यू होती है उसी को हम क्या कहते हैं, करंट एम्पलीट्यूड। तो जो आई नॉट है इसका नाम होगा करंट एम्पलीट्यूड। ठीक, और ये ओमेगा क्या है, ये ओमेगा होती है इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। यानी अगर हमें इसका टाइम पीरियड लिखना हो, एक साइकिल कंप्लीट करने में करंट कितना टाइम लगाएगी, तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई बाई ओमेगा। 2 पाई बाई ओमेगा टाइम में करंट अपना एक साइकिल कंप्लीट करेगी। जीरो से शुरू होकर पॉजिटिव में मैक्सिमम हुई, फिर घटते घटते फिर जीरो हुई, फिर निगेटिव में मैक्सिमम हुई और फिर से जीरो हो गई। ये जो वैल्यू होगी ये आपकी माइनस आई नॉट होगी। यानी अगर हम कुछ इस तरह देखें, मान लीजिए एक रेजिस्टेंस है और उस रेजिस्टेंस में करंट, अल्टरनेटिंग करंट फ्लो हो रही है आई, तो होगा क्या, करंट शुरुआत करेगी जीरो से, फिर बढ़ती जाएगी मैक्सिमम होगी। तो करंट मान लिया शुरुआत करी जीरो से और इस डायरेक्शन में बढ़ती गई, कितनी हो गई, मैक्सिमम हो गई आई नॉट। ठीक, उसके बाद फिर करंट घटना शुरू हो गई है, इसका मतलब करंट रहेगी उसी डायरेक्शन में, लेकिन टाइम के साथ उसकी वैल्यू जो आई नॉट हो गई थी बढ़ते बढ़ते, अब वो कम होना शुरू हो जाएगी और फिर से घटते घटते करंट जीरो हो गई इस पॉइंट में, यानी करंट घटते घटते क्या हो जाएगी, जीरो। उसके बाद अब करंट ने अपनी डायरेक्शन बदली है, तो अब जो रेजिस्टेंस आर था अब उसमें करंट इधर फ्लो होना शुरू होगी और अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ती जाएगी और कितनी हो जाएगी, माइनस आई नॉट। माइनस आई नॉट का मतलब ही हुआ आई नॉट होगी बट अपोजिट डायरेक्शन में होगी। उसके बाद करंट का मैग्नीट्यूड फिर से कम होना शुरू हो गया और करंट फिर इस पॉइंट पे पहुंचते पहुंचते फिर से क्या हो गई, जीरो। तो करंट फिर से क्या हो गई आपकी, जीरो।
तो आधे साइकिल के लिए करंट एक डायरेक्शन में फ्लो हो रही है और अगले आधे साइकिल के लिए करंट एक डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। और जिस पैटर्न में आधे साइकिल में करंट वेरी कर रही है, जीरो से बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम वैल्यू अचीव कर रही है, फिर घटते घटते फिर जीरो हो जा रही है, बिल्कुल उसी पैटर्न में करंट अगले आधे साइकिल में वेरी कर रही है। करंट बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही, मैक्सिमम हुई अपोजिट डायरेक्शन में और फिर घटते घटते जीरो हो गई। माइनस का मतलब सिर्फ ये है कि डायरेक्शन, करंट वैसे स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर नहीं होती है, लेकिन फिर भी करंट में दो डायरेक्शन पॉसिबल हो सकती हैं। कोई एक वायर है तो या तो करंट इधर फिर फ्लो कर रही होगी या फिर करंट इधर फ्लो कर रही होगी। तो इन दोनों डायरेक्शन को, एक को हम प्लस से दिखा लेते हैं और दूसरे को हम किससे दिखा लेते हैं, माइनस से। ऑल्दो करंट कैसी क्वांटिटी है आपकी, स्केलर क्वांटिटी है। यहाँ प्लस और माइनस सिर्फ उसकी डायरेक्शन बताते हैं, ठीक। तो करंट इस तरह से वेरी कर रही है। तो जब करंट साइनसॉइडली वेरी कर रही है, इसी का नाम क्या जाएगा, AC, अल्टरनेटिंग करंट, ठीक। और ये समझ में आया, ये जो वैल्यू होती है इसका क्या मतलब है, ये करंट एम्पलीट्यूड है, करंट की मैक्सिमम वैल्यू है। और ये जो लिखा होता है ओमेगा, ये क्या है, करंट की एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, टाइम पीरियड, 2π/ω। क्लियर, ठीक। अब आपने ग्राफ ड्रॉ कर ही लिया है एक साइकिल का। अब आप मुझे ये बताओ, ये टाइम कितना हुआ, 2π/ω। ये वाला टाइम कितना होगा, तो आधा टाइम पीरियड होगा 2/T/2 या फिर π/ω। अब करंट अगर वेरी कर रही है तो हम इसकी एवरेज वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो करंट की एवरेज वैल्यू क्या होगी ओवर वन साइकिल, कंप्लीट साइकिल, एक कंप्लीट साइकिल के लिए करंट की एवरेज वैल्यू क्या होगी, ठीक। तो जरा मैथमेटिकली पहले सॉल्व करने की कोशिश करते हैं करंट की एवरेज वैल्यू। तो ढंग से समझना है, ये जो यहाँ होने वाला है मैथमेटिकली वो हर तरह के केस में अप्लाई होगा। अगर कोई फंक्शन है y = f(t) कह देते हैं, कोई फंक्शन है वो टाइम के साथ वेरी कर रहा है और आपको इस फंक्शन की एवरेज वैल्यू फाइंड, टाइम के साथ वेरी कर रहा है, जब भी कोई चीज़ वेरी करेगी तो एवरेज वैल्यू में हम इंटरेस्टेड होते हैं। तो इस फंक्शन की अगर आपको एवरेज वैल्यू फाइंड करनी है तो एवरेज किसी ना किसी टाइम इंटरवल में तो फाइंड करेंगे। तो मान लिया 0 से लेकर कैपिटल T, इस टाइम इंटरवल में आपको एवरेज वैल्यू फाइंड करनी है। तो एवरेज वैल्यू निकालेंगे कैसे, वो आप समझो। जो एवरेज वैल्यू आएगी, हर तरह की सिचुएशन में यही फॉर्मूला, यही कंसेप्ट लगेगा, इंटीग्रेशन ft dt, जिसका फंक्शन है उसी के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देना, लिमिट्स 0 से कैपिटल T, और जो टाइम इंटरवल है उसी टाइम इंटरवल से डिवाइड कर देना है, t-0। तो ये हो जाएगी उस फंक्शन की एवरेज वैल्यू। ऑलवेज कोई भी फंक्शन है, अगर कोई फंक्शन है y = fx या gx मान लेते हैं, ये x का फंक्शन है, x के साथ वेरी कर रहा है, तो हम इसकी एवरेज वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। मान लिया x = x1 से लेकर x = x2, इस रीजन के बीच में इस gx फंक्शन की एवरेज वैल्यू फाइंड करनी है। तो g की जो एवरेज वैल्यू होगी, बिल्कुल जैसे ये किया वैसे ही यहाँ करना है। इसको हम इंटीग्रेट करेंगे gx को, gx dx, x का फंक्शन है तो x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट्स x1 से x2, और जितनी रेंज में इंटीग्रेट किया उसी इंटरवल से डिवाइड कर देंगे, मतलब x2 - x1 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या आ गई, g की एवरेज वैल्यू। किसी की भी एवरेज वैल्यू निकालनी है तो हम ऐसे ही करेंगे। जैसे मान लिया कोई सिस्टम है और उसमें पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो टेम्परेचर का फंक्शन है, और एवरेज काइनेटिक एनर्जी निकालनी है किसी टेम्परेचर रेंज में। तो बस काइनेटिक एनर्जी को इंटीग्रेट करेंगे टेम्परेचर के साथ, जिस टेम्परेचर इंटरवल में करना है उस टेम्परेचर इंटरवल की लिमिट्स पुट करेंगे और उसी टेम्परेचर के इंटरवल से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, सिंपल, ठीक। तो ये जो मैंने आपको बताया ये हमेशा चलेगा आपका, ठीक। अब हम वापस अपने करंट पे पहुंचते हैं। करंट को हमें इंटीग्रेट करना है पूरी एक साइकिल के ऊपर। तो करंट का फंक्शन क्या था, तो करंट का फंक्शन था I = I0 sin ω/t, और ये वेरिएबल करंट है, अल्टरनेटिंग करंट है, हम इसकी एवरेज वैल्यू निकालने में इंटरेस्टेड हैं। तो एवरेज वैल्यू का मतलब इंटीग्रेशन I dt, करंट टाइम का फंक्शन है और कितने टाइम इंटरवल में, पूरे एक साइकिल के लिए, तो 0 से लेकर कैपिटल T ओवर t-0, मतलब t से डिवाइड कर देंगे। तो ये हम फाइंड करेंगे। I की वैल्यू पुट करते हैं, I0 sin ω/t, I0 इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है, अंदर जो बचा सिर्फ बचा sin ω/t इंटू dt, और लिमिट्स जो है ओमेगा के टर्म्स में डालें तो t जो होगा वो 2π/ω होगा, डिवाइडेड बाई 2π/ω। तो ये कितना आ गया, ये आ गया I0 ω/2π, ये सब कुछ कांस्टेंट है,
साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, और ये जो टी का मल्टीप्लायर होगा यहाँ पे ओमेगा, इससे क्या कर देंगे? डिवाइड, और लिमिट्स जीरो से 2 पाई बाई ओमेगा। इस ओमेगा से ये ओमेगा कैंसिल आउट हो गया, माइनस बाहर लिख लेते हैं। अब जरा लिमिट पुट करते हैं। तो पहले फाइनल लिमिट तो कॉस ओमेगा इंटू 2 पाई बाई ओमेगा माइनस इनिशियल लिमिट कॉस 0। ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट हो गया, तो कॉस 2 पाई और कॉस 0 ये तो एक ही वैल्यू हुई। कॉस 2 पाई है, कॉस 0 एक ही बात हुई। कॉस 2 पाई भी आप, कॉस 0 आपका 1 होता है, कॉस 2 पाई भी 1 होता है, तो 1 माइनस 1 तो ये 0 आ गया। अरे ये तो एवरेज वैल्यू 0 आ गई। इसका क्या मतलब हुआ? एवरेज वैल्यू, करंट की एवरेज वैल्यू 0 कैसे आ गई? तो ढंग से देखना है आपको, फिर से समझना है। पूरे एक साइकिल के लिए एवरेज करंट 0 आ रही है, आनी ही चाहिए। क्यों? सुनो, एक साइकिल ये थी आपकी इस तरह से, ठीक, पूरी कंप्लीट साइकिल थी। तो अगर कोई आपसे पूछे एवरेज करंट, तो आप ये भी तो कह सकते थे एवरेज करंट जो होती है वो टोटल चार्ज अपॉन टोटल टाइम, टोटल चार्ज जो फ्लो करेगा वायर में अपॉन टोटल टाइम। अब आप मुझे बताओ, एक पूरे साइकिल में अगर हम देखें तो क्या कोई नेट में कोई चार्ज फ्लो कर रहा है? नहीं कर रहा है। क्यों? अभी बात हुई थी रेजिस्टेंस में आधे साइकिल में करंट एक डायरेक्शन में फ्लो होती है, और अगले आधे साइकिल में करंट जो होती है वो रेजिस्टेंस या जो भी वायर होगा उसमें अपोजिट डायरेक्शन फ्लो होती है। जितने टाइम तक जिस पैटर्न में करंट एक डायरेक्शन फ्लो कर रही है, उतने ही टाइम तक उसी पैटर्न में करंट अपोजिट डायरेक्शन फ्लो कर रही है। तो नेट चार्ज कितना फ्लो करेगा? तो नेट चार्ज 0 फ्लो करेगा, कोई चार्ज फ्लो करेगा ही नहीं। पहले हाफ साइकिल में जितना चार्ज एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में जाएगा, अगले हाफ साइकिल में उतना ही चार्ज उस डायरेक्शन से वापस आ जाएगा। तो नेट चार्ज कितना फ्लो करेगा? 0। तो जब टोटल चार्ज ही 0 हो गया, तो एवरेज करंट की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? 0। क्लियर? दूसरी बात, ये जो इंटीग्रेशन है लिखा हुआ है, ये देगा क्या बेसिकली? ये बेसिकली करंट और टाइम ग्राफ का एरिया अंडर कर्व देगा। इंटीग्रेशन आईडीटी का मतलब ये करंट और टाइम ग्राफ का एरिया अंडर कर्व देगा। तो अगर आप पूरे साइकिल के लिए एरिया निकालोगे तो एरिया तो 0 हो जाएगा, क्योंकि जितना पॉजिटिव एरिया आएगा उतना ही निगेटिव एरिया आएगा। तो नेट एरिया अगर 0 हो जाएगा तो एवरेज करंट भी क्या हो जाएगी? 0। ये पॉजिटिव एरिया बाय द वे देता क्या है? ये देता है आपको चार्ज। तो ये बता रहा है कि जितना चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एक डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, उतना ही चार्ज वापस भी आ गया है। तो नेट चार्ज कितना हो गया है? 0। इसीलिए एवरेज करंट कितनी आई है आपकी? 0। तो एवरेज करंट आपने जब निकाली ओवर वन साइकिल, कंप्लीट साइकिल, तो वो 0 आ रही है। और क्यों आ रही है 0, वो आपको समझ में आ गया अच्छे से, ठीक। तो अगर कंप्लीट साइकिल के लिए 0 आ रही है, तो जरा हाफ साइकिल के लिए निकाल के देखते हैं। एवरेज वैल्यू निकालेंगे, एवरेज वैल्यू, लेकिन किसके लिए? ओवर हाफ साइकिल। हाफ साइकिल, और वो भी स्पेशल हाफ साइकिल, 0 से लेकर t/2, 0 से लेकर t/2। यानी अगर करंट का ग्राफ इस तरह से था, I = I0 sin ωt, तो हम सिर्फ इतने हाफ साइकिल के लिए निकाल रहे हैं, 0 से लेकर t/2 तक के लिए। इस हाफ साइकिल के लिए एवरेज करंट की वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो एवरेज आप कैसे भी, कितने भी टाइम इंटरवल के लिए निकालो, फॉर्मूला आपका वही रहेगा, I एवरेज = इंटीग्रेशन I dt अपॉन जो भी टाइम इंटरवल है, और जितना भी टाइम इंटरवल से उससे डिवाइड कर देते हैं। तो टाइम इंटरवल हमने लिया है 0 से t/2। हाफ साइकिल के ऊपर इंटीग्रेट कर रहे हैं, हाफ साइकिल के ऊपर एवरेज वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, लेकिन वो जो हाफ साइकिल है वो स्पेशल है, 0 से t/2। अगर आप t/2 से t हाफ साइकिल लोगे तो आंसर कुछ और भी आएगा। अगर आपने हाफ साइकिल t/4 से 3t/4 ली, ये भी तो हाफ साइकिल होगी, तो आंसर कुछ और ही आएगा, ठीक है। इसलिए हमारी जो हाफ साइकिल है वो स्पेशल है, 0 से t/2, और उसी टाइम इंटरवल से हम डिवाइड कर देंगे इसको। तो जरा इसको इंटीग्रेट करते हैं, 0 से t/2। अगर ओमेगा के टर्म्स में डालें तो ये π/ω होगा, ठीक। t होता है 2π/ω, तो t/2 हो जाएगा π/ω। I क्या था? I था I0 sin ωt, तो I0 वहीं छोड़ते हैं, sin ωt dt। सब कुछ वैसे रहेगा, सिर्फ लिमिट्स बदलेंगी। तो ये बन गया I0 ओमेगा अपॉन पाई, और साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस मैंने ये बाहर लिख दिया, cos ωt अपॉन ओमेगा।
लिमिट 0 से पाई बाई ओमेगा। ठीक है, तो लिमिट जरा पुट करते हैं। ये ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट हो गया, तो ये बन गया माइनस आई नॉट अपॉन पाई, पहले फाइनल लिमिट, तो ये बन गई कॉस पाई माइनस कॉस 0। अब कॉस पाई अपने आप में -1 होता है, कॉस पाई अपने आप में -1 होता है, कॉस 0 1 होता है, तो -1 माइनस ऑफ 1 दैट विल बी -2, और माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट, तो हाफ साइकिल में जो एवरेज वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2 आई नॉट अपॉन पाई। तो ये आपको एवरेज वैल्यू ध्यान रखनी है ओवर हाफ साइकिल, और कौन सी हाफ साइकिल है? पॉजिटिव हाफ साइकिल, 2 आई नॉट ओवर पाई। अब कुछ चीज़ें और देखते हैं जरा इसमें एवरेज वैल्यू में। मान लिया करंट का वही एक्सप्रेशन था, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और ग्राफ किस तरह से बनता है? कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा इसका, एक रफ स्केच बनाए तो ये करंट का एक्सप्रेशन था, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और आपने पूरे टाइम इंटरवल के लिए, पूरे साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू निकाली तो 0 आ गई, और ये पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू निकाली आपने तो कितनी आ गई? 2 आई नॉट बाई पाई। अगर मैं आपसे कहता कि आप इस निगेटिव हाफ साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू निकालो t/2 से t तक, तो इस निगेटिव हाफ साइकिल की जो एवरेज वैल्यू आती है वो आती -2 आई नॉट बाई पाई। सिर्फ अंतर उतना ही है कि वैल्यू तो वही रह रही है, सिर्फ डायरेक्शन बदल गई है। अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल में एवरेज करंट इधर फ्लो कर रही है तो नेगेटिव हाफ साइकिल में एवरेज करंट इधर फ्लो कर रही है, बस। ठीक, लेकिन अगर मैं आपसे कहता कि इस हाफ साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू निकालो t/4 से इस हाफ साइकिल के लिए 3t/4 तक, ये भी आधा टाइम इंटरवल है, t/2 का टाइम इंटरवल है ये, तो अगर आप इस इंटरवल में अगर आप एवरेज वैल्यू निकालो तो जितने टाइम के लिए करंट पॉजिटिव है जिस पैटर्न में, उतने ही टाइम के लिए करंट उसी पैटर्न में नेगेटिव है। तो इस टाइम इंटरवल में जो एवरेज वैल्यू आएगी करंट की वो क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। तो एवरेज वैल्यू हाफ साइकिल की, हाफ साइकिल के लिए बारे में बात ही कर रहे हैं, हाफ, इस बात पे डिपेंड करती है कि कौन सी हाफ साइकिल आपने ली है। अगर पूरी पॉजिटिव हाफ साइकिल ली है तो अलग वैल्यू है, नेगेटिव हाफ साइकिल ली है तो अलग वैल्यू है, और कोई और हाफ साइकिल ली है जिसमें कुछ कम पार्ट पॉजिटिव है कुछ पार्ट नेगेटिव है तो आंसर कुछ और आएगा। ठीक, तो अगर ढंग से देखा जाए तो जो एवरेज वैल्यू का आंसर आएगा हाफ साइकिल में, वो उसका मैग्नीट्यूड ही अगर हम बात करें, या चलो पूरी वैल्यू ही निकाल लेते हैं, तो वो आपका मैक्सिमम हो सकता है 2 आई नॉट बाई पाई, मिनिमम हो सकता है -2 आई नॉट बाई पाई। ये माइनस साइन सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है आपको, ठीक, और इसके बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है, और 0 भी हो सकता है। ठीक है, इसके बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है। अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें सिर्फ कि एवरेज करंट का मैग्नीट्यूड किस रेंज में लाई करेगा, तो एवरेज करंट का मैग्नीट्यूड, और एवरेज करंट कौन सी? हाफ साइकिल वाली का जो मैग्नीट्यूड होगा वो आपका लाई करेगा 0 से 2 आई नॉट बाई पाई के बीच में, और ये क्लोज ब्रैकेट होगा, 0 भी हो सकता है, 2 आई नॉट बाई पाई भी हो सकता है, और इसके बीच में कोई भी वैल्यू वो ले सकता है। क्लियर? ठीक, तो ये तो हुई एवरेज वैल्यू ओवर फुल साइकिल, एवरेज वैल्यू ओवर हाफ साइकिल। ठीक, अब एक और टर्म डिफाइन होता है, एक और टर्म डिफाइन होता है, उसको हम कहते हैं आरएमएस वैल्यू। जैसे मान लिया करंट है, वही बेसिक फिर से करंट लेते हैं, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो कई बार सिचुएशन ऐसी होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम तब ज़रूरत पड़ती है जब किसी रेजिस्टेंस में अगर एसी करंट फ्लो कर रही है तो उस रेजिस्टेंस में जो हीट डेसिपेट हो रही होगी, जो पावर डेसिपेशन होगा, उसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें कई बार आरएमएस करंट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो जो आरएमएस करंट है वो किस तरह से डिफाइन की जाएगी? आरएमएस। तो सबसे पहले हमें करंट का क्या करना है? स्क्वायर, फिर क्या निकालना है? मीन या एवरेज, और फिर उसका रूट ले लेना है। तो अब जो वैल्यू आएगी उसी को हम बोलेंगे आरएमएस वैल्यू। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है? उस करंट का स्क्वायर, फिर एवरेज निकालना है, मीन, और फिर क्या ले लेना है? रूट। तो अगर आरएमएस करंट को लिखना हो तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, आराम से देखना आप। सबसे पहले करंट का हमने क्या किया? स्क्वायर, आई स्क्वायर हो गया। अब इसकी एवरेज वैल्यू निकालेंगे तो एवरेज वैल्यू क्या होगी? इंटीग्रेशन आई स्क्वायर डी टी
और इसमें आपको पूरे साइकिल और हाफ साइकिल का खतरा नहीं है, क्योंकि इसमें आई तो पॉजिटिव और नेगेटिव हो रहा था, इसलिए एवरेज करंट पूरे साइकिल में जीरो हो रही थी। लेकिन आई स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, स्क्वायर कर दिया आपने, वो तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो अब आपको इसमें पूरे साइकिल में निकालने में कोई डर नहीं होना चाहिए। पहले स्क्वायर किया, अब उस स्क्वायर का एवरेज निकाल लिया, मीन वैल्यू निकाल ली, और फिर उस पर क्या लगा दिया, अंडर रूट। तो ये बन गई आपकी IRMS। ठीक है, क्लियर है। तो जरा सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले स्क्वायर करेंगे, तो आई स्क्वायर कितना आ जाएगा, तो आई है आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो आई स्क्वायर हो गया आपका आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब हम निकालेंगे इसकी एवरेज वैल्यू। ठीक, तो इसकी जो एवरेज वैल्यू को क्या हम ऐसे कह सकते हैं, IMS स्क्वायर और उसके बाद मीन, अभी रूट नहीं लिया, IMS निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या होगा, इंटीग्रेशन आई स्क्वायर डी टी अपॉन टी, और लिमिट्स 0 से t। सारी वैल्यू पुट करो और इंटीग्रेट करना शुरू करते हैं। तो 1 अपॉन टी इंटीग्रेशन 0 टू t, आई स्क्वायर कितना, आई नॉट स्क्वायर, तो आई नॉट स्क्वायर को लिख लेते हैं बाहर, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू डी टी। साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन एकदम से नहीं होता, साइन स्क्वायर को cos 2 थीटा में कन्वर्ट करना पड़ता है। साइन स्क्वायर थीटा या cos स्क्वायर थीटा जब भी होता है तो उसको cos 2 थीटा में जब हम कन्वर्ट करते हैं तभी उसका इंटीग्रेशन होता है। साइन का ये क्वाड्रेटिक टर्म है, साइन का ये स्क्वायर है, और हमें चाहिए होता है इंटीग्रेट करने के लिए लीनियर टर्म, तो इसको लीनियर टर्म में कन्वर्ट करते हैं हम। कैसे, देखो cos 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है, उसके 3 फॉर्मूले याद किए हैं हमने। एक तो है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और एक है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो हमारे काम का जो यहाँ पे है वो है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमारे सामने साइन स्क्वायर थीटा है। तो यहाँ से 2 साइन स्क्वायर थीटा आ गया आपका 1 माइनस cos 2 थीटा, और हमें चाहिए सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा, तो डिवाइडेड बाई 2। तो ये इंटीग्रेशन अब किस में कन्वर्ट होने जा रहा है, आई नॉट स्क्वायर बाई टी वन माइनस cos 2 ओमेगा टी अपॉन 2 डी टी, लिमिट्स 0 से t। तो ये बन गया आपका आई नॉट स्क्वायर अपॉन 2t। अब जरा इसको इंटीग्रेट करते हैं। 2 तो बाहर निकाल लिया, 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा सिंपली t, और cos 2 ओमेगा t का इंटीग्रेशन, तो cos माइनस cos का इंटीग्रेशन होता है साइन, cos का इंटीग्रेशन होता है साइन, और ये माइनस यहाँ पहले से लगा हुआ, तो माइनस एज इट इज लगा रहेगा, तो ये बनेगा साइन 2 ओमेगा t, और जो t का मल्टीप्लायर होगा उसी से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइडेड बाई 2 ओमेगा, लिमिट्स 0 से t। t मतलब क्या, 2 पाई बाई ओमेगा। अब जरा लिमिट्स पुट करते हैं, आई नॉट स्क्वायर बाई 2 टी की वैल्यू क्या पुट कर लेते हैं, 2 पाई बाई ओमेगा, ओमेगा यहाँ ऊपर आ गया। अब देखते हैं अंदर क्या क्या आ रहा है। तो पहले इसमें लिमिट पुट करेंगे, तो 2 पाई बाई ओमेगा, पहले फाइनल लिमिट पुट करते हैं, माइनस इसमें अगर पुट करेंगे तो टी की जगह जब आप 2 पाई बाई ओमेगा पुट करोगे तो ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन 4 पाई बन जाएगा अपॉन 2 ओमेगा। ये पुट करी हमने फाइनल लिमिट्स, माइनस अब पुट करेंगे इनिशियल लिमिट्स। तो पूरे फंक्शन में जब आप 0 पुट करोगे तो ये टर्म भी 0 हो जाएगा और ये टर्म भी 0 हो जाएगा, तो पूरा फंक्शन ही क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब जरा देखते हैं, अब साइन 4 पाई ये वैल्यू क्या होती है, साइन 0 0 होता है, साइन पाई भी 0 होता है, साइन 2 पाई भी 0 होता है, साइन 3 पाई भी 0 होता है, साइन n पाई 0 ही होता है, तो ये पूरा टर्म क्या हो गया आपका 0। तो कितना आंसर आया फाइनली, तो ओमेगा से ओमेगा कैंसिल आउट हो गया, 2 पाई से ये 2 पाई कैंसिल आउट हो गया, आई नॉट स्क्वायर बाई 2। तो ये आ गई IMS। हमने पहले स्क्वायर कर लिया और फिर उसका मीन ले लिया, पहले हमने स्क्वायर किया फिर हमने उसका क्या लिया, एवरेज लिया, लेकिन हमें चाहिए IRMS। तो अब बचा क्या, रूट लेना, तो इसका रूट ले लेते हैं। जब आप रूट लोगे तो ये आएगा आई नॉट बाई रूट 2, तो ये आ गई आपकी IRMS वैल्यू। क्लियर, ठीक।
अब कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ये वैल्यू हम कब यूज़ करेंगे, ये तब वैल्यू यूज़ करेंगे जब करंट जो है वो साइनसॉइडली वेरी कर रही होगी, या तो साइन का फंक्शन होगी या कॉस का फंक्शन होगी, या साइन और कॉस का कोई भी लीनियर फंक्शन होगी, तो हम ये यूज़ कर सकते हैं कंसेप्ट आई नॉट बाई रूट टू। अदरवाइज आपको पूरी प्रोसेस रिपीट करनी पड़ेगी। कैसे? पहले स्क्वायर करो, फिर मीन लो, और फिर उसका रूट लो, तभी मिलेगी आपको IRMS वैल्यू। ठीक, उस प्रोसेस में कुछ चीज़ें आपकी हेल्प कर सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं साइन का लीनियर फंक्शन बन रहा है, साइन ओमेगा टी हो, साइन 2 ओमेगा टी हो, साइन 3 ओमेगा टी हो, कुछ भी हो, साइन का लीनियर फंक्शन है, कॉस का भी लीनियर फंक्शन है, ठीक है, ओमेगा टी, 2 ओमेगा टी, कॉस 3 ओमेगा टी, कुछ भी है, तो ये जो लीनियर फंक्शंस होते हैं इनकी एवरेज वैल्यू ओवर वन साइकिल 0 होती है, क्योंकि कुछ टाइम के लिए, आधे साइकिल के लिए पॉजिटिव होते हैं और आधे साइकिल के लिए निगेटिव होते हैं। एक पॉइंट ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट कि अगर कहीं स्क्वायर का फंक्शन है, चाहे वो साइन स्क्वायर हो, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर 2 ओमेगा टी, या फिर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, कहीं स्क्वायर के फंक्शंस हैं, तो स्क्वायर के फंक्शंस अब नेगेटिव तो होंगे नहीं, अब तो ये पॉजिटिव ही रहेंगे। अगर साइन स्क्वायर ओमेगा टी बनाए तो ये इस तरह से बनेगा, पॉजिटिव ही रहेगा ये हमेशा। ठीक, तो जब साइन का स्क्वायर या कॉस स्क्वायर होता है तो इनकी जो एवरेज वैल्यू आती है ओवर वन साइकिल, ये आती है हाफ। ये दो पॉइंट आप ध्यान रख सकते हो। साइन या कॉस के लीनियर फंक्शन की एवरेज वैल्यू होती है 0, साइन या कॉस के स्क्वायर के फंक्शन की एवरेज वैल्यू होती है हाफ। ठीक, फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन करते हैं, आपको अभी क्लियर होगा। जैसे मान लिया किसी वायर में एक करंट फ्लो हो रही थी और उस करंट के दो कंपोनेंट थे, एक उसमें डीसी कंपोनेंट भी था, एक उसमें एसी कंपोनेंट भी था। फॉर एग्जांपल मान लिया इस तरह की करंट थी, 5 + 5 sin ओमेगा टी। गौर से देखो इस करंट को, ये इस करंट का एसी कंपोनेंट है और ये 5 कांस्टेंट वैल्यू है, और ये क्या है, इसका डीसी कंपोनेंट है। ठीक है, तो एक वायर में करंट फ्लो हो रही थी, उसमें कुछ एसी कंपोनेंट भी था, कोई कंपोजिट करंट थी। अब उस करंट की आरएमएस वैल्यू पूछी गई, तो सिर्फ अगर ये करंट होती है, आप कुछ नहीं सोचते, ये दिखती है आपको आई नॉट, और आई नॉट बाई रूट टू, सीधे आंसर मार देते 5/√2। लेकिन इसमें डीसी कंपोनेंट भी है, तो अगर हम अब निकालें तो कैसे निकालेंगे, तो अब हमें पूरे प्रोसेस से पूरी तरह से गुजरना पड़ेगा। तो सबसे पहला काम स्क्वायर किया, तो 25 + 25 sin स्क्वायर ओमेगा टी +2 × 5 × 5 × sin ओमेगा टी, a + b के स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। ठीक, अब इनका एवरेज लेंगे। एवरेज को हम ऐसे भी दिखाते हैं, बार लगा के, ऊपर बार लगा दिया तो ये एवरेज है, स्क्वायर का एवरेज। ठीक, तो अब आपको पूरा इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है। अब हमें पता है साइन का स्क्वायर का अगर फंक्शन है तो इसकी एवरेज वैल्यू क्या होगी, हाफ, और साइन का लीनियर फंक्शन है तो इसकी एवरेज वैल्यू क्या होगी, 0। तो आपका काम फटाफट होगा, 25 + 25/2, ये आ गई एवरेज वैल्यू। कितनी आ जाएगी ये, तो ये आपकी आ गई 75/2। क्लियर। और अब हमें चाहिए आरएमएस, तो इसी पे हम क्या चढ़ा देंगे, रूट। स्क्वायर निकाल लिया, एवरेज निकाल लिया, अब हम उस पर क्या चढ़ा देंगे, रूट। तो ये आ गई आरएमएस वैल्यू, तो √75/2 आंसर आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 × √3/2 एम्पियर। ये आरएमएस वैल्यू होगी। ठीक, क्लियर।